वेलकम टू माय चैनल जीनियस मंत्रा। आई एम दिनेश गोस्वामी। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 6 जो कि बायो से है पढ़ने वाले हैं साइंस का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर। तो स्टूडेंट, ये हमारा 6 चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, द लाइफ प्रोसेसेस आर द वाइटल प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड सस्टेन द लाइफ। यानी कि लाइफ प्रोसेस एक वाइटल प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैरिड आउट होता है, और ये इसलिए जरूरी होता है ताकि इनका मेंटेनेंस बना रहे, सस्टेन ऑफ लाइफ इनकी हमेशा हमेशा के लिए अलाइव रहे। ओके, इसके अंदर 4 मेन प्रोसेसेस होते हैं जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन ओके आर द 4 लाइफ प्रोसेसेस दैट आर वेरी इसेंशियल। ये चारों के चारों जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं बहुत इसेंशियल होते हैं। क्यों इसेंशियल होते हैं? फॉर फंक्शनिंग एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स के फंक्शनिंग करने के लिए और उनकी मेंटेनेंस के लिए ये सारे प्रोसेसेस जरूरी होते हैं। और इस पूरे को हम लाइफ सर्कल प्रोसेस कहते हैं, और जिनको इन चारों के बिना लाइफ प्रोसेस का सर्कल पूरा नहीं होता है। ओके, अब नेक्स्ट इसको आप बाई फिगर के जरिए आप इस तरीके से इसमें दिखाया गया है, आप यहां से इस वे से भी देख सकते हैं। न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, ये ऑल आर कंबाइंड टुगेदर दैट मेक द लाइफ प्रोसेसेस। ओके, नाउ अब इसके अंदर जो हमने 4 प्रोसेसेस की जहां बात की थी उसमें से सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन। ओके, तो हम न्यूट्रिशन के बारे में आज हम पूरा इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। यानी कि न्यूट्रिशन क्या है? आप जानते हैं कि हम इंसान या एनी अदर स्पीसीज या एनिमल्स है, कुछ कोई भी है, ह्यूमन बीइंग है, वो सभी कुछ ना कुछ क्या करता है, उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको काम करने के लिए। ठीक है, अब ये एनर्जी आती कहां से है? तो फिर वहीं पे आ जाती है कि इस एनर्जी को गेट करने के लिए हमें फूड टेक करना पड़ता है। हम फूड ग्रहण करते हैं और इससे फूड जब अंदर जाता है हमारे स्टमक में, उसके बाद बहुत सारी एक वाइटल प्रोसेस है फिर यहाँ भी कि इसको डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद जो है अलग अलग फूड आइटम से हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और ये न्यूट्रिएंट हमें ये न्यूट्रिएंट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट आउट हो जाते हैं बाद में, और जिससे हमें एनर्जी मिलती है और वी कैन डू एनी वर्क। ठीक है, अब 2 टाइप्स में द 2 मेन मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक्स। जो न्यूट्रिशन को जो है मेन हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स। ओके, मैं इसको सिंपल वे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना भोजन सेल्फ बनाते हैं। ओके, अब मैं बात करूं कि क्या हम ऑटोट्रॉफिक हैं? नो, हम ऑटोट्रॉफिक नहीं हैं। हम ऑटोट्रॉफ्स में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्या एनिमल आते हैं? वो भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अब बनाने का मीन्स का मतलब यहां पर ये नहीं है कि आप सोचें कि हम तो बहुत से बच्चे ये सोचें कि भाई हम तो रोटी बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, ये सारी चीजें हम कर लेते हैं, तो दैट इज नॉट प्रिपेयर्ड। आप सिर्फ भोजन पका रहे हैं, कुक कर रहे हैं, नॉट प्रिपेयर्ड। ओके, तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि क्या हम भी ऑटोट्रॉफ्स के अंदर आते हैं? तो हम नहीं आते। अब डिपेंड होता है कि क्यों नहीं आते। सवाल ये आता है क्यों नहीं आते? तो क्योंकि हम अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं नहीं बनाते। वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स
ओके, या अदर सोर्स ऑफ फूड मटेरियल्स, दूसरे तरीके के सोर्स ऑफ फूड मटेरियल्स पे हम डिपेंड करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये होता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है प्लांट्स, एल्गी एंड काइनोबैक्टीरिया। ये जो है ये तीन ऐसे इसके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं जो अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। दे आर नॉट डिपेंड्स टू अदर, ये दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसके अंदर यानी इस पूरे प्रोसेस में आपको तीन चीजें हैं, एक तो ये सेल्फ बनाते हैं नंबर 1, दूसरा कैसे बनाते हैं तो बाय द हेल्प ऑफ वाटर, इनऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू बनाते हैं जिसमें वाटर, कार्बोहाइड्रेट और क्लोरोफिल होता है, और एक चौथी चीज आ जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो यहां पर ही आपका टोटल इस तरीके से ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कंप्लीट होता है। नाउ द नेक्स्ट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी क्या होता है, ठीक इसका उल्टा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉफ में क्या होता है, ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, बट हेटरोट्रॉपिक में ऐसा नहीं होता है। हेटरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर डिपेंडेंट टू अदर्स फॉर देयर फूड, ये अपने फूड के लिए ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और दूसरे सोर्स और ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द हेटरोट्रॉफ्स, यानी कि ये ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये अपने भोजन के लिए, अपने एनर्जी के लिए दूसरे सोर्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, फूड ऑफ सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द हेटरोट्रॉफ्स। ओके, और ये फिर मैंने जो है 4 तरीके का इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में, फिर भी मैं यहां पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 3 स्टेजेस। ओके, इसके अलग अलग 3 स्टेजेस हैं। पहला है द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स ट्रैप्स द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, यानी कि क्लोरोफिल जो होता है ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये सनलाइट को ट्रैप्स करता है। ओके, विच इज कमिंग फ्रॉम द सन, जो कि सन से आता है। और दूसरे स्टेप में क्या होता है, द एब्जॉर्ब्ड लाइट एनर्जी गेट्स द कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, यानी कि ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द केमिकल एनर्जी में, यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके बाद वाटर जो है एब्जॉर्ब होने के बाद ये स्प्लिट हो जाता है 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अलग सेपरेट हो जाता है और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स अलग हो जाता है। ओके, और फिर थर्ड स्टेज में जो आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड हो जाता है, और इसके वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद कार्बन, यानी कि जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइंड होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, और इसको शुगर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। इसको इस प्रोसेस को इक्वेशन के थ्रू इसको इस तरीके से शो भी करना है आपको, और मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं इसको आपको याद भी करना है, लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसके बिना ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अधूरा हो जाएगा है, इनकम्प्लीट होगा, इसलिए इसको बिल्कुल आपको इसी तरीके से याद करना है। ओके, इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। C6CO2 प्लस 6H2O जब इनका आपस में कंबाइन होकर के फॉर्मेशन होता है क्लोरोफिल और सनलाइट के साथ, तो ये एक प्रोडक्ट बनता है जिसको कि C6H12O6 प्लस 6O2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो इसको आपको बिल्कुल एज इट इज दिखाना है। जब भी आप 3 स्टेप्स जब आप लिखेंगे या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो साथ साथ इस इक्वेशन को देना जरूरी है, और आपको इसको एक्सप्लेन करना है। और अगर इसमें फिगर भी इसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में आप जाकर के उसको आप देख सकते हैं, उसमें अगर फिगर भी बना देंगे तो वो भी और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फिगर मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं दिया है कि आप एनसीईआरटी बच्चों एनसीईआरटी को भी बेस्ड करके उसको स्टडी करना जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं,
न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन प्रोसेस किस तरीके से होता है, हम इसके बारे में समझते हैं। अमीबा फीड्स बाय ऑन हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। इट टेक्स इन द फूड पैरासाइट्स पार्टिकल्स यूजिंग द सेडोपोडिया। द प्रोसेस इज कॉल्ड द इंजेक्शन। ठीक है, यानी कि ये अपना भोजन सेडोपोडिया प्रोसेस से लेता है, पार्टिकल से ग्रहण करता है, और इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल आपको शॉर्ट में मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है और ये समझ में आ जाएगा। इसको एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी पॉइंट टू पॉइंट आप इसको लर्न करते जाएंगे। समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे। नाउ द नेक्स्ट, द इनगल्फ फूड गेट्स इनक्लोज्ड इन अ फूड वैक्यूल। यानी कि इनगल्फ फूड जो होता है ये इनक्लोज्ड हो जाता है फूड वैक्यूल के अंदर जाकर के, यानी कि स्टोर हो जाता है। ओके, एज द फूड वैक्यूल पासेस थ्रू द साइटोप्लाज्म, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन टेक्स प्लेस। यानी कि जब फूड वैक्यूल पासेस की तरफ जब ये पासेस आगे बढ़ रहा होता है ये प्रोसेस, तो उसी दौरान आपका साइटोप्लाज्म के अंदर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन भी हो रहा होता है साथ के साथ। ठीक है, नाउ व्हेन द फूड वैक्यूल ओपन्स टू आउटसाइड, जब फूड वैक्यूल ओपन हो जाता है यानी कि आउटसाइड की तरफ, तो एजेशन ऑफ अनडाइजेस्ट फूड टेक प्लेस। यहां से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, अनडाइजेस्ट जो फूड होता है, वो यहां से टेक प्लेस हो जाता है, यानी यहां से आगे फॉरवर्ड मूव हो जाता है। ओके, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से मैंने इसमें समझाया हुआ है, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियस फूड पार्टिकल्स है, सेडोपोडिया है, फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल है। ये किस किस तरीके से कौन कौन से प्रोसेस में क्या क्या होता है, इसको जो है हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये अलग अलग स्टेजेस में मैंने इसको शो किया हुआ है। इंजेक्शन करते हैं, फिर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजेशन होता है। ओके, तो ये प्रोसेस आपका यहाँ पर फिनिश होता है। नाउ द नेक्स्ट, अच्छा, इसको वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने इसको इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको मैंने समझा दिया है। आप इंजेक्शन होता है, टेकिंग इन फूड, डाइजेशन होता है, यानी कि सबसे पहले जो है आप भोजन को ग्रहण करते हैं, टेकिंग ऑफ फूड होता है जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस होता है। डाइजेशन प्रोसेस क्या है, अब उसमें ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल जो होती है वो अलग अलग सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते तो अब उसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है, एंड द सिंपल शुड सॉल्युबल फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड थ्रू द डिफ्यूजन। यानी कि जब ये अलग अलग जो सिंपल सॉल्युबल फूड होते हैं वो ब्लड के साथ, ठीक है, जो लिक्विड शेप में होते हैं वो ब्लड के साथ इजीली जो है सॉल्युबल हो जाते हैं और डिफ्यूजन के कारण, और उससे हमें उससे हमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट प्राप्त होती है। एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है कि सेल्स एब्जॉर्ब द फूड थ्रू द ब्लड फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। यानी कि जो सेल इस फूड जो ब्लड में जो भी एनर्जी आती है उसको सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और ये एब्जॉर्बमेंट के बाद सेल के अंदर वो ताकत आ जाती है कि वो हमारी होल ओवर द लाइफ प्रोसेस में वो ऑर्गेनिजम्स की ग्रो करते हैं और उनकी बॉडी रिपेयर करते हैं। ओके, इजेशन में क्या होता है कि undigested material is moved to the surface of the cell and throw out। यानी कि जो undigested material हो जाते हैं वो moved out हो जाता है सरफेस ऑफ सेल पे, और उसके बाद वो वहां से थ्रो आउट हो जाता है, यानी कि वहां से वो डिस्पोज ऑफ
हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, इसको स्टेप बाय स्टेप भी मैंने पूरी कोशिश की आपको, कि एक बार मैंने आपको उस तरीके से समझाया पॉइंट आउट में करके, फिर उसको मैंने इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर आप पेपर में भी इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करें तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन है, और ये मार्क्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। ह्यूमन यानी कोई नई बात नहीं है, हम लोगों में हम लोग किस तरीके से न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, हमें कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, देखिए कितने स्ट्रेंज ये टॉपिक है कि हम आए दिन अपने लाइफ में ये सारी प्रोसेसेस कर रहे होते हैं, बट फिर भी हम उसे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उनको कहीं ना कहीं उतना सीरियस लेकर के हम नहीं देखते। ठीक है, तो अब यहां पर हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का मेन प्रोसेसेस क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एन एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच टुगेदर फंक्शन टू नरिश द बॉडी। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एन एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या क्या चीज होता है? एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ओके, दिस टुगेदर फंक्शन टू नरिश द बॉडी, और ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी को नरिश करते हैं। ठीक है, यानी मरम्मत का काम करते हैं। कहीं टूट फूट हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उसको रिपेयरिंग का काम करते हैं। ओके, अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है? द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट विद द माउथ, ओके, एंड एंड्स विद द एनस। यानी कि इसका एलिमेंट्री कैनाल की जो स्टार्टिंग होती है वो माउथ से होती है, और इसका एंड जो होता है एनस से होता है। ठीक है, फागस जो होता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब कोई आपसे कहता है कि एलिमेंट्री कैनाल में कहे या ना कहे, बट आपको जब भी एलिमेंट्री कैनाल को जब आपको एक्सप्लेन करना है, तो एग्जाम में हो या क्लास में हो, आपके टीचर आपसे पूछते हो, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट जो इसके पार्ट्स हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको याद कर लेंगे। और ये चारों पार्ट जो है इसको एलिमेंट्री मिलकर के एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट, माउथ इज द ओपनिंग द एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड। यानी कि माउथ जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल से माउथ से शुरुआत होती है एलिमेंट्री कैनाल की, एंड हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड। ये फूड को इंजेशन करने में, अंदर लेने में मदद करता है। और द वकल कैविटी हैज टीथ एंड टंग। ये पूरी वकल कैविटी के अंदर टीथ होती है और टंग होता है, जो द सेट ऑफ टीथ हेल्प्स इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ओके, यानी कि जो टीथ का जो हमारा सेट होता है माउथ के अंदर, इसका मेन काम क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, यानी फूड को अलग अलग पीसेज में तोड़ना। ये नई बात नहीं है, ये तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स की, ये तो डे बाय डे और हम इस चीज को फेमिलियर है। द टंग हेल्प्स इन द टेस्टिंग एंड स्वेलोइंग ऑफ द फूड। और टंग का क्या काम होता है? ये टेस्ट लेता है कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, ये पता लगाता है, और साथ ही साथ भोजन को स्वॉलोइंग करने में हमारे को मदद करता है। और तीसरा जो है, सिलिब्री ग्लैंड्स ओपन आल्सो इन द बकल कैविटी। ओके, सिलिब्री ग्लैंड जो होते हैं ये भी बकल कैविटी में यहाँ खुलता है। और पॉर द सलाइवा इसमें से निकलता है, कहाँ से? सलेब्रा ग्लैंड से। एंड विच कंटेन सलेब्री एमिलेज। इसके अंदर सलेब्री एमिलेज होते हैं, एन एंजाइम टू ब्रेक डाउन स्टार्च। यानी कि सलेब्री एमिलेज जो होते हैं वो एंजाइम्स, ये एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में, स्टार्च को मोर पीसेज में उसको खंडित करता है, ब्रेक डाउन करता है, ताकि स्टार्च का जो डाइजेशन है हमारी बॉडी के अंदर वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। ओके, इसमें ये मदद करता है। एंड द सलेब्री एमिलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू द
माल्टोज, और लास्ट में क्या होता है कि ये स्लेबरी एमिलेज जो होते हैं ये कन्वर्ट कर देता है किसको, स्टार्च को माल्टोज के रूप में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है और इसको एक्सप्लेन करना है। नाउ इसोफागस यानी कि जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, और द swallowed food passes into the esophagus यानी कि फूड पाइप, it is muscular tube in which the food is used down by the peristaltic movements। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, the swallowed food passes into the फूड पाइप, यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी हम भोजन, निगले हुए भोजन होता है वो धीरे धीरे पास आउट होता जाता है। ये बहुत एक लॉन्ग पाइप होती है। ठीक है, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जांपल देता हूं। सपोज मानिए जिस तरीके से हम टेप को में पाइप लगा देते हैं और टंकी में, वहां पर जो टैंक में अगर हम एक एंड उसका टैंक में छोड़ देते हैं, दूसरी हम टेप पे लगा देते हैं, तो इस पे क्या हो जाता है, हम व्हेन द टर्न आउट ऑफ द टेप द आफ्टर सम टाइम द टैंक इज फुल, यानी कि टैंक क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। ठीक उसी तरीके से मैंने, आप इमेजिन करके देखिए, आप इसी तरीके से है ये भी, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ये भी उसी तरीके का है कि ये हमारे माउथ से अटैच होता है फूड पाइप, और ये एगस तक जाता है, और ये बहुत लॉन्ग पाइप होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो कुछ भी हमने माउथ में लिया, जो कुछ भी फूड हमने खाया है, ठीक है, स्वैलोड की है, अब उसके आगे वो धीरे 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 जो है वो पुश आउट होकर के वो पेरिस्टेलिटिक मोमेंट्स के थ्रू वो पास डाउन होता जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फूड पाइप। नाउ द नेक्स्ट स्टमक आता है। ठीक है, स्टमक का काम आता है। अब स्टमक क्या होता है ये अब बताने की चीज नहीं है कि स्टमक का, बस इसके कुछ पार्टिकुलर चीजें हैं जिसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। द स्टमक इज अ थिक वर्ल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, कि ये एक, इसकी परत जो होती है वो मोटी होती है, वर्ल्ड मोटा होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है इसका, और द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट द म्यूकस, कि इसके जो इनर लाइनिंग स्टमक का होता है उसमें से म्यूकस जो है निकलता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है, और साथ ही साथ डाइजेस्टिव जूस निकलता है। यानी तीनों के तीनों चीजें जो है ये आपके इसमें क्या कह सकते हैं आप इसको, म्यूकस, सॉरी क्या बता रहा था, हाँ, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट द म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। ये तीनों के तीनों जूस कहां से निकलते हैं आपके, ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं ये इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक से निकलती हैं, यानी कि जो स्टमक का अंदर का जो वॉल है वहां से। ठीक है, और ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये इनका डाइजेशन प्रोसेस में इन तीनों चीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। एंजाइम कॉल्ड द पेप्सिन प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, यानी कि अब यहां पर देखिए ये है छोटी छोटी चीजें, बट इनको समझते हुए आपको चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहां समझना है कि गैस्ट्रिक जूस कहां पाया जाता है, कह रहा है कि एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। एक पेप्सिन एंजाइम हमें प्राप्त होता है जो कि कहां मिलता है, गैस्ट्रिक जूस से मिलता है। ठीक है, ब्रेक डाउन प्रोटीन, और ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। और क्यों ब्रेक डाउन करने की जरूरत पड़ती है, ताकि ये इजीली डाइजेस्ट हो सके, इसलिए इजीली हमारी को एनर्जी, क्विकली एनर्जी मिल सके और इजीली डाइजेस्ट हो सके, इसलिए जो है इसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ओके, अब आ जाता है तीसरा, इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, helps in the digestion of the protein and also kills the harmful bacteria। देखिए हाइड्रोक्लोरिक भी यही काम है कि ये क्या करता है, प्रोटीन को भी डाइजेशन करता है। ठीक है, और साथ ही साथ हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में होते हैं उनको भी, इस तरीके के बैक्टीरिया को किल करता है, मारता है। ठीक है, अब म्यूकस
secrete by the wall of the stomach helps in the protection of from HCl. अब म्यूकस secrete by the wall यानी कि वॉल म्यूकस के अंदर से जो secrete होता है by the wall of the stomach helps in the protection from HCl, कि जो म्यूकस सेक्रेट होता है वॉल स्टमक के वॉल से वो हमें HCl से प्रोटेक्शन करता है हमारी बॉडी को, क्योंकि आप जानते हैं कि आवश्यकता से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, एसिडिटी बढ़ जाएगी और अपच हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लीवर। लीवर क्या है? लीवर secretes the bile juice which is stored in the gallbladder. अब यहां पर लीवर क्या होता है? लीवर secrete the bile juice। अब bile juice कहां से निकलता है? तो ये आपने ध्यान रखना है, कहां से? लीवर से। ठीक है, bile juice कहां प्रेजेंट होता है? लीवर में। and which store in gallbladder, और लीवर से तो निकलता है लेकिन स्टोर कहां होता है? गाल ब्लैडर के अंदर। बाइल emulsifies the fats into smaller globules and this process is called the emulsification. ओके, यानी कि ये मैंने आपको बता दिया कि बाइल क्या होता है? इमल्सिफाइज करके फैट्स को इमल्सिफाइज करता है और इसको जो है अलग अलग छोटे छोटे फैट्स को अलग अलग छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, इसको स्मॉल पीसेज में। ओके, आप ये समझ सकते हैं कि फैट को छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में तोड़ने को ग्लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एमलीफिकेशन। ओके, एंड लिपेज होता है। अब सेकेंड चीज आती है इसके अंदर, लिपेज। लिपेज इज द एंजाइम विच एक्ट्स ऑन द emulsified fats and break them down into glycerol and fatty acids. ओके जी, इसको भी इसके बारे में समझिए, यानी कि दो चीजें हो गई आपको। ठीक है, एक तो बाइल जूस और दूसरा लिपेज। बाइल जूस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या होता है, एमल्सिफिकेशन के थ्रू ये फैट्स को क्या करता है, अलग अलग टुकड़े में तोड़ करके और उसको जो है उसको एमल्सिफिकेशन में प्रोसेस में इसका काम होता है। दूसरा लिपेज का भी इसी तरीके से होता है, ये एंजाइम होता है विच एक्ट्स ऑन द एमल्सिफाइड फैट। ये एमल्सिफाइड फैट पे वर्क करता है, उसको और ब्रेक डाउन करता है, इसको और ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पीसेज में और फिर इसको ग्लाइसोरोल में और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में क्या होता है? द पैनक्रियाज सेक्रेटेड द मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड इट्स सेक्रेशन इज कॉल्ड पैनक्रिएटिक जूस। समझ में आ गया होगा आपको कि मैं बता रहा हूं इसको कि The pancreas secretes many digestive enzymes, यानी कि पैनक्रियाज के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंड इट्स सेक्रेशन इज कॉल्ड पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, और इन ये डिफरेंट काइंड्स के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं पैनक्रियाज में, इसको हम सबको मिला करके पैनक्रिएटिक जूस कहते हैं। ओके, और एंजाइम्स लाइक द ट्रेप्सिन, लिपेज, एमिलेज आर प्रेजेंट इन द पैनक्रिएटिक जूस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे भी पूछा जा सकता है कि पैनक्रिएटिक जूस में पाए जाने वाले 3 एंजाइम्स के नाम भी आपको बताना है, तो आप ये लिख सकते हैं ट्राइप्सिन, लिपेज एंड एमिलेज। ठीक है, तो ये आपका पैनक्रियाज कंप्लीट हो जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine is the longest part of the alimentary canal, about the 20 feet long in humans. ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये एक बहुत लंबा पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की। लगभग इसकी जो लंबाई होती है वो 20 फीट होती है। ठीक है, द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द
विलाई, अर्थात जो इस इंटरनल सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, उसके अंदर का जो सरफेस होता है उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में बनते हैं, और इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाई के नाम से जानते हैं. ओके, एंड दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. और इन विले का क्या काम होता है कि ये काम करते हैं, जो सरफेस एरिया जो होता है डाइजेस्टिव फूड को सही ढंग से पचाया जा सके, एब्जॉर्प्शन हो सके, ये करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है उसके एरिया को, ये सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो सके. ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द डाइजेशन प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड. और आगे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जब होने के बाद में नेक्स्ट पे होता है द डाइजेशन प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड एंड एब्जॉर्प्शन take place in the small intestine, and the end products of the digestion are carbohydrate into glucose, fats into fatty acids, and glycerol and protein into the amino acids. Okay, मैं इसको और थोड़ा इजी वे में समझाता हूं. द डाइजेशन प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड एज एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, यानी कि जब डाइजेशन प्रोसेस शुरू कंप्लीट हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होता है यहाँ पर. और इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन द एंड्स प्रोडक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो है एंड ऑफ द प्रोडक्ट जो बनता है वो बनते हैं कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स कन्वर्ट हो जाता है इन फैटी एसिड्स के अंदर, और ग्लाइसोरोल एंड प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा. अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी करते हैं. ये क्या कह रहे हैं, द लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन ऑफ फूड. मैं आपको यहां बता दूं कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ फूड का काम नहीं होता और ना ही एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट का काम होता है. ओके, द मेजर फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रिमेनिंग इनडाइजेस्टेबल फूड मैटर एंड मेक द स्टूल सॉलिड. कहने का मतलब यह है कि लार्ज इंटेस्टाइन में यहां पर ना तो डाइजेशन का काम होता है ना ही एब्जॉर्प्शन का काम होता है. यहां पर काम होता है तो सिर्फ जो अनडाइजेस्टेबल जो फूड होते हैं उनसे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन का काम होता है. मेनली आप इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी इस पे कोई ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है. सिंपल सी इतना ही ध्यान रखिएगा कि इसमें एब्जॉर्प्शन का काम नहीं होता, डाइजेशन का काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है. और किससे, तो इनडाइजेस्टेबल फूड से. ठीक है, जिससे कि मेक द स्टूल सॉलिड बन सके. ठीक है, एंड द वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रो एनस. और बाकी जो वेस्ट जो प्रोडक्ट है, जो बचे हुए रिमेनिंग, वो थ्रो एनस से डिस्पोज ऑफ, क्रिएट ऑफ हो जाते हैं. ठीक है, इसको हम बाई लेवल डायग्राम से भी देख सकते हैं. देख नहीं सकते, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. विदाउट डायग्राम आपके मार्क्स कट जाएंगे. इसलिए कभी भी आप इस पूरे जब आप इस प्रोसेस को दिखाएंगे तो इसमें डायग्राम मस्ट है. ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू आप इसको दिखाएंगे. ये सारी चीजें ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी ये फिगर आपको दिया हुआ है एज इट इज. बिल्कुल आप इसको इसी तरीके से लर्न करेंगे. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से माउथ से इसकी शुरुआत होती है, बकल कैविटी मैंने जिक्र किया था आपको. ठीक है, इसोफागस के बारे में बताया था. ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एवरी पॉइंट, जो चीज मैंने आपको पॉइंट आउट डिस्कस किया है उसको ये इस फिगर के जरिए आपको पॉइंट आउट किया गया है. बाई एरो भी दिया गया है आपसे, ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए. ठीक है, तो ये इस पे मैं ज्यादा नहीं टाइम दूंगा और इसको आप देख लेंगे एनसीईआरटी के. फिर भी अगर कोई कमेंट्स होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर क्लियर कर लेंगे.
एलिमेंट्री कैनाल को हम इस तरीके से शॉर्ट में, जैसे मैंने इससे पहले वाले में भी आपको समझाया था कि पूरी कोशिश किया है, टॉपिक वाइज पहले मैंने समझाई है, उसके बाद उसको फिगर से भी समझाने की कोशिश की है और उसके डायग्राम के थ्रू, और उसके बाद अब मैंने एक चार्ट सी बनाई हुई है आपको, जो कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आप इसको इजिली माइंड में आपको बैठ जाएगा। तो इससे पहले वाले टॉपिक में भी मैंने समझाया था और इसी तरीके से मैंने एलिमेंट्री कैनाल के लिए भी ऐसे बनाया है। जैसे एक बार लास्टली इसको आप देखिए, माउथ के अंदर जो है सैलिवा होता है, सलीवा से निकलता है सलेबरी एमिलीज, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है फेरिक्स और इसोफोगस, और इसके बाद आता है स्टमक। स्टमक के अंदर जो है ये चार चीजें निकलती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, मकस होता है और पेप्सिन होता है, ठीक है। ये इनका स्राव, इनका एक्सक्रीशन जो होता है वो स्टमक से होता है। इसके बाद में इन सब की चीजों के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैं सिर्फ एक आपको शॉर्टली बता रहा हूं। और पैनक्रियाज आ गया। इसके बाद पैनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाज के अंदर से हमें पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, और ये पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है, तो ये पैनक्रियाटिक एमिलेज से निकलता है, ओके। और बाइल जूस निकलता है जो कि लीवर से निकलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप इसमें से बना सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे कि आप जैसे कि स्टूडेंट आपके क्लास टीचर या कोई भी जो आपका साइंस सब्जेक्ट का टीचर है वो आपसे पूछ सकता है कि वेयर इज बाइल जूस कमिंग फ्रॉम, कि बाइल जूस कहाँ से आता है, कहाँ पाया जाता है, वेयर इज द बाइल जूस फाइंड, कहाँ पाया जाता है ये, तो आप सिंपल सी 1 मार्क्स में आप बता सकते हैं लीवर में पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये शॉर्टली आप इसको 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इसको प्रिपेयर्ड किया है। दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंस्टर्नल जूस, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से इंस्टर्नल जूस निकलता है। इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन आता है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में ना तो एब्जॉर्प्शन का काम होता है और ना ही डाइजेशन का काम होता है, ओके। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, यानी कि जो इसका वाल होता है उसका क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको डिस्कस वहां पर कर दिया है। इसमें आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में ना तो यहाँ पर फूड डाइजेशन का काम होता है, ना ही एब्जॉर्प्शन का काम होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। और इसके बाद में लास्ट स्टेज पे जो है, जो अनडाइजेस्टेड और जो वेस्ट मटेरियल्स होती है वो एनएस के थ्रू एक्सक्रिएट होकर के हमारी बॉडी से डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए। इसके बिना भी लाइफ प्रोसेस हमारी पूरी नहीं होती है। पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है, ठीक है, फिनिश होती है। और हमने इसको टॉपिक वाइज भी पढ़ लिया है, फिगर वाइज भी पढ़ ली है। इसके बाद में मैंने जैसे आपको अभी इसका समरी जो मैंने आपको दिया है शॉर्ट में, इस तरीके से भी स्टडी कर ली, और मैं समझता हूँ कि आपको पूरी तरीके से ये आज का टॉपिक समझ में आ गया है। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने इस चैप्टर का हाफ ही टॉपिक को कवर किया है। क्योंकि ये चैप्टर आप जैसे कि जानते हैं लेंदी चैप्टर है, और लेंदी होने के कारण ज़्यादा अगर हमें डीपली इसको पढ़ते हुए चलना है, डीप स्टडी करना है, तो इसलिए एक में वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाती और आपको समझने में भी दिक्कत होती। इसलिए मैंने हाफ ही इसके सेक्शंस को कंप्लीट किया इस वीडियो के अंदर, और बाकी के जो हम टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टिल देन, तब तक के लिए आप सेफ रहें और स्वस्थ रहें। थैंक्स।